नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की चीन से रिश्ते पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी चीनी पार्टी की बैठक पर कांग्रेस का हमला। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डराने पर डर जाता है। मोदी सरकार की विदेश नीति डावाडोल है। कांग्रेस। चीन जब भारत की जमीन पर अपना हक जता रहा था तो बीजेपी अपने मुख्यालय में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के लिए रेड कारपेट क्यों बिछा रही थी, यही सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उसने पूछा है कि आखिर नरेंद्र मोदी का चीन से क्या रिश्ता है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के चीन से रिश्ते पर सीधा सवाल किया। खेड़ा ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां स्कूलों में चीन की भाषा मंदारिन सीखने की हिमायत करते थे। आखिर नरेंद्र मोदी का चीन से क्या रिश्ता है। यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ मीटिंग की है। कांग्रेस का कहना है कि इससे देश को नुकसान हो रहा है और सरकार की नीयत पर शक है। कांग्रेस ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी हमें कहते हैं कि चीन से झालर मत खरीदो, लेकिन खुद डोंगफांग नाम की चीनी कंपनी से स्मार्ट मीटर खरीद लेते हैं। चीन हमारे देश के नक्शे बदलता है, सरकार उनके ऐप बैन कर देती है। चीन हमारे फर्टिलाइजर रोक देता है, रेयर अर्थ मेटल बेचना बंद कर देता है, जिसका नुकसान देश को उठाना पड़ता है। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुनिया अब जान गई है कि भारत जैसे बहादुर देश में कैसा प्रधानमंत्री है जो डराने पर डर जाता है और सामने वाले को क्लीन चिट दे देता है। उन्होंने मोदी को ऐसा नेता बताया जो तारीफ पर गुलामी करने लगते हैं और डराने पर हाथ बांधकर सिर झुका लेते हैं। खेड़ा ने कहा कि पहले ये बातें राज थी, लेकिन अब पूरे देश को पता चल चुकी हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर चीन को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि जो बीजेपी पहले चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती थी, वही अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीसी के साथ बैठक कर रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पूछा कि क्या इन बैठकों में गलवान, लद्दाख, अरुणाचल, शक्सगाम घाटी, पाकिस्तान को चीन की सैन्य मदद और चीन के प्रतिबंधों जैसे मुद्दे उठाए गए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति डावाडोल है और कभी अमेरिका तो कभी चीन की तरफ झुक जाती है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना की थी, लेकिन 2020 के गलवान संघर्ष के बाद भी सरकार चीन से रिश्ते सुधार रही है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसी गुप्त बैठकों से देश के हितों को नुकसान हो सकता है और सरकार को जवाब देना चाहिए। ईरान के नेतृत्व के आखिरी दिन और हफ्ते हैं। जर्मनी। ईरान का शासन अपने अंत के करीब। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को कहा कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान का नेतृत्व अपने आखिरी दिनों और हफ्तों में है। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान में आर्थिक मुश्किलों से शुरू हुए प्रदर्शन अब इस्लामिक रिपब्लिक की धार्मिक सत्ता को गिराने की मांग में बदल गए हैं और जब कोई शासन सिर्फ हिंसा के सहारे टिका रहता है तो वह अपने अंत के करीब होता है। मर्ज ने बताया कि जर्मनी इस मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों के साथ संपर्क में है और तेहरान से प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने को कह रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिसकी चीन ने आलोचना की है। ईरानी सांसद ने और ज्यादा अशांति की चेतावनी दी। सरकार से किया लोगों की शिकायतें सुनने का आग्रह। ईरान में तीसरे हफ्ते भी जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार लोगों की शिकायतें नहीं सुनेगी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। मध्य यज़्द प्रांत से सांसद मोहम्मद रेजा सबागियन ने संसद में कहा कि जनता में गहरा असंतोष है और इसे नजरअंदाज करने पर ज्यादा तीव्र आंदोलन होंगे। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों गिरफ्तार हुए हैं। ईरानी सरकार ने कहा है कि वह बातचीत के रास्ते खुले रखेगी और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने युवाओं के गुस्से के कारण समझने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का आदेश दिया है। ये प्रदर्शन 28 दिसंबर को ईरानी रियाल की कीमत गिरने से शुरू होकर अब धार्मिक सत्ता के खिलाफ बड़े आंदोलन में बदल गए हैं। ईरान प्रदर्शनों को मलाला का समर्थन। मलाला यूसुफजई बोली, ईरानी महिलाओं की आवाज अब सुनी जानी चाहिए। महिला अधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ईरान में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि वह ईरान के लोगों के साथ हैं जिन्हें अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है। मलाला ने लिखा कि इन प्रदर्शनों को लड़कियों और महिलाओं की आज़ादी पर लगे लंबे सरकारी प्रतिबंधों से अलग नहीं किया जा सकता, जिनमें शिक्षा,
और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई पहलू शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की लड़कियां भी दुनिया की अन्य लड़कियों की तरह सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। मलाला ने यह भी कहा कि दशकों से ईरान के लोगों की आवाज दबाई गई है और अब वे चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उन्होंने जोर दिया कि ईरान का राजनीतिक भविष्य ईरानी लोगों, खासकर महिलाएं और लड़कियां खुद तय करें। बता दें कि साल 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए दिया गया था। पाकिस्तान सऊदी रक्षा गठबंधन में होगी तुर्की की एंट्री, भारत के लिए बढ़ सकती है रणनीतिक चिंता। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बने रक्षा गठबंधन में शामिल होने में रुचि दिखा रहा है और बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था, जिसमें एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा, जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। तुर्की, जो नेटो का सदस्य है, पाकिस्तान का करीबी सैन्य साझेदार है और मई 2025 के भारत-पाक टकराव में उसने पाकिस्तान को बड़ी संख्या में ड्रोन दिए थे। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत भी बना रहा है और F-16 विमानों को अपग्रेड कर रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार तुर्की का सैन्य अनुभव, पाकिस्तान की परमाणु ताकत और सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति मिलकर नया इस्लामिक नेटो बना सकती हैं, जो क्षेत्र और भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। सेना प्रमुख द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ड्रोन गतिविधियां भारत को मंजूर नहीं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पाकिस्तान से भारत में हो रही ड्रोन घुसपैठ को कंट्रोल करने को कहा गया है। यह मुद्दा मंगलवार को DGMO स्तर की बैठक में उठाया गया। सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर की स्थिति संवेदनशील जरूर है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी को करीब 6 छोटे ड्रोन देखे गए थे, जबकि 11 और 12 जनवरी को 2-3 ड्रोन नजर आए। ये ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे और संभवतः भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे थे। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर और जम्मू कश्मीर के नौशेरा, राजौरी सेक्टर में भी संदिग्ध ड्रोन दिखे, जिन पर भारतीय सेना ने काउंटर ड्रोन सिस्टम से कार्रवाई की और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर किया। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि ऐसी गतिविधियां भारत को मंजूर नहीं है, इन पर लगाम लगाइए। शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को भारत ने किया खारिज, कहा, भारत 1963 के चीन पाक सीमा समझौते को अवैध मानता है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 13 जनवरी को शक्सगाम घाटी पर चीन के दावों को सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि भारत 1963 के चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को अवैध और अमान्य मानता है। उन्होंने कहा कि भारत न तो शक्सगाम घाटी में किसी गतिविधि को स्वीकार करता है और न ही चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC को, जिसे भारत एक अवैध परियोजना मानता है। यह बयान चीन के प्रवक्ता माओ निंग के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने शक्सगाम घाटी को चीन का क्षेत्र बताया था। भारत ने दोहराया कि शक्सगाम घाटी उसका अभिन्न हिस्सा है और CPEC भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की राज्यों को चेतावनी, आवारा कुत्तों के काटने पर राज्य और खाना खिलाने वाले होंगे जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मामलों पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि हर कुत्ते के काटने और उससे होने वाली मौत के लिए राज्यों पर भारी जिम्मेदारी तय की जा सकती है और कुत्तों को खाना खिलाने वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अदालत ने पूछा कि आवारा कुत्तों को खुले में घूमने, काटने और पीछा करने की अनुमति क्यों दी जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि जब एक 9 साल के बच्चे की कुत्तों के हमले में मौत होती है तो क्या उन्हें खाना खिलाने वाले संगठन की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि कुत्ते के मूड का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए खतरा बना रहता है। कोर्ट पहले ही स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और नसबंदी व टीकाकरण के बाद शेल्टर में रखने का आदेश दे चुका है। ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटाई, गिग वर्कर्स की हड़ताल के बाद लिया गया फैसला। गिग वर्कर्स की सुरक्षा और सरकार के दखल के बाद क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपनी 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है। मंगलवार को ऐप पर यह टैगलाइन दिखाई नहीं दी, जिससे कंपनी की रणनीति में बदलाव के संकेत मिले। यह कदम दिसंबर के अंत में गिग और डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल के बाद आया है, जिसमें काम के दबाव और सोशल सिक्योरिटी की कमी जैसे मुद्दे उठे थे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के अधिकारियों से तय डिलीवरी समय का प्रचार हटाने को कहा है। सरकार की चिंता है कि ऐसी टाइमलाइन
वर्कर्स पर असुरक्षित दबाव डालती हैं। कंपनियों ने भरोसा दिया है कि वे अपने विज्ञापनों और सोशल मीडिया से फिक्स्ड डिलीवरी समय के वादे हटाएंगी। हालांकि डिलीवरी की रफ्तार जरूरी नहीं कि कम हो। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे डिलीवरी पार्टनर्स और सड़क पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया और कहा कि 10 मिनट का दबाव खतरनाक था। उन्होंने केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की सराहना की और गिग वर्कर्स के लिए बेहतर नियम और सामाजिक सुरक्षा की मांग दोहराई। एकनाथ शिंदे ने अन्नामलाई के बयान को बताया गलत, बीजेपी को बताई अपनी आपत्ति। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी नेता अन्नामलाई के मुंबई को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। शिंदे ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि अन्नामलाई का बयान गलत था और इससे बेवजह राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह शिवसेना के रुख के खिलाफ है। दरअसल अन्नामलाई ने कहा था कि केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और पीएमसी को मुंबई को लेकर अपनी सोच एक जैसी रखनी चाहिए। अन्नामलाई ने आगे कहा था क्योंकि मुंबई सिर्फ महाराष्ट्र का शहर नहीं, यह एक इंटरनेशनल सिटी है। इस शहर का बजट 75,000 करोड़ रुपए है, जो छोटा नहीं है। चेन्नई का बजट 8,000 करोड़ रुपए है और बेंगलुरु का 19,000 करोड़ रुपए। इतने बड़े बजट को संभालने के लिए प्रशासन में अच्छे लोगों की जरूरत है। इस पर शिंदे ने कहा कि यह बात इस तरीके से नहीं कही जानी चाहिए थी और उन्होंने बीजेपी को अपनी आपत्ति बता दी है। शिंदे ने दो टूक कहा कि मुंबई और मराठी पहचान को लेकर शिवसेना का रुख बिल्कुल साफ है और कोई भी मुंबई को महाराष्ट्र से अलग नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई कोई रेलवे का डिब्बा नहीं है जिसे कहीं से हटाकर कहीं और जोड़ दिया जाए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.